हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो सोशल साइंस हम कर रहे हैं CTET और स्टेट एट्स के लिए, और इसमें हमारा एक चैप्टर हो चुका है। तो उसमें हमने किया था अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। आज की क्लास में हम करने वाले हैं डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, विविधता एवं भेदभाव। तो ये टॉपिक भी बेसिकली विविधता से ही संबंधित है। इसमें थोड़ी सी और अलग चीज़ें भी पढ़ेंगे हम। तो ये क्लासेस आपकी सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए यूज़फुल हैं, चाहे जिसमें भी सोशल साइंस पूछा जाता हो। तो इस वाले चैप्टर में भी हम कंटेंट पढ़ेंगे, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो सोशल मीडिया पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और बेसिकली टेलीग्राम पर आपको PDFs मिल जाएंगी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स की। तो सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं डिफरेंस एंड प्रीजुडिस के बारे में, अंतर और पूर्वाग्रह किसे कहते हैं। तो ये भी कुछ हमारा विविधता से ही जुड़ा हुआ है। तो कई चीज़ें हैं जो कि हमें बनाती हैं कि हम क्या हैं, हम कैसे जीते हैं, भाषाएं जो हम बोलते हैं, या हम क्या खाते हैं। मतलब ये सभी जो चीज़ें मिलकर के हमको एक बनाती हैं, एक हमारी विशिष्ट पहचान बनाती हैं। उसी से हम पहचाने जाते हैं। हम क्या पहनते हैं, हम क्या खेलते हैं, और चीज़ें जो हम बनाते हैं, मतलब फेस्टिवल की बात हो रही है यहाँ पर। और ये सभी जो चीज़ें होती हैं उस स्थान के भूगोल और इतिहास दोनों से प्रभावित होती हैं जहाँ हम रहते हैं। अब जिस भी लोकेशन पर आप रहते हो वहाँ पर की कैसी हिस्ट्री रही, क्या वहाँ की ज्योग्राफी है, भौगोलिक दशाएं वहाँ पर कैसी हैं, जलवायु वहाँ पर कैसी है, टेम्परेचर कैसा रहता है वहाँ पर। तो ये सभी जो चीज़ें हैं उसी चीज़ पर डिपेंड करती हैं। जैसे अगर हम खाने का ही एग्जाम्पल ले लें, अगर आप किसी ठंडी जगह पर रहते हैं तो आप ऐसी चीज़ें खाएंगे जो शरीर को गर्म रखती हों। लेकिन अगर आप किसी गर्म स्थान पर रहते हैं तो वहाँ पर आप ऐसी चीज़ें खाएंगे जो कि आपके शरीर को ठंडा रख सके, गर्मी दूर कर सके शरीर की। ऐसे ही बाकी चीज़ों पर भी ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो यही होती हैं हमारी भौगोलिक या फिर ऐतिहासिक कंडीशंस, जिन पर कि हमारी ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि हम क्या हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ही एक चीज़ और जान लेते हैं। देखो, विश्व में 8 प्रमुख धर्म हैं, मतलब कि रिलीजन्स हैं, और भारत में उन सभी धर्मों के अनुयायी रहते हैं। मतलब लगभग आपको सभी धर्मों के लोग यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं जो कि लोगों की मातृभाषाएं हैं। ऐसा नहीं है कि वैसे ही बोली जाती हैं, मातृभाषाएं हैं। और यहाँ 100 से भी अधिक तरह के नृत्य किए जाते हैं। डांस फॉर्म्स जो हैं वो 100 से भी ज़्यादा मिलेंगी आपको यहाँ पर। तो अगर बात करें विविधता की, तो ये सभी चीज़ें जो हैं विविधता के अंदर आती हैं, और ये विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती। वैसे तो अगर हम सुनेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, अलग कल्चर है, अलग धर्म है लोगों का, अलग पहनावा है, अलग खान पान है। लेकिन कभी कभी ये किसी के लिए परेशानी का कारण भी बन जाती है। और होता क्या है कि हम उन लोगों के साथ सुरक्षित और आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। तो हम उनके साथ कंफर्टेबल महसूस करते हैं। लेकिन अगर कुछ अलग लोगों से हम मिल लेते हैं, जैसे कि कभी कभी हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे अलग दिखते हैं, हमें भी बहुत अजीब लगते हैं, अपरिचित लग सकते हैं, और हम उनसे क्या कर सकते हैं, दूरी बनाकर भी रह सकते हैं। मतलब ऐसा होगा कि अब जब इस तरह के लोग वो दिखेंगे हमें, तो हमारा कुछ लोगों का बिहेवियर भी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। तो आगे देख लेते हैं। तो लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में एक खास तरह की राय बना लेते हैं। मान लो आप ऐसा पहनावा पहनते हैं, सिंपल सादा, और कोई रंग बिरंगे कपड़े पहन करके आ जाए, कुछ उनका पहनावा अलग हो, वो सिर पर कुछ पहनते हों, और मतलब कि बिल्कुल अलग हों आपसे। तो अलग दिखने वालों के बारे में लोग जो है एक खास तरह की राय बना लेते हैं। ऐसे ही एक एग्जाम्पल अगर हम लें, जैसे कि गांव के और शहरों के लोगों के बारे में राय बनी हुई है। जैसे कि गांव के लोगों का, कुछ लोग कहते हैं कि गांव के लोग तो सिर्फ खेती का काम करते हैं, या गांव के लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं। तो ये क्या है, ये भी एक तरह की राय हो गई जो कि हमने बना ली है। ऐसे ही हम शहरी लोगों के बारे में भी कह सकते हैं कि शहर के लोग आलसी होते हैं, शहर के लोग काम नहीं करते हैं, या फिर शहर के लोग मतलब किसी भी तरह की हम राय बना सकते हैं दोनों के ही बारे में। तो हमने एक तरह का ये एग्जाम्पल लिया है। तो ये क्या कहलाते हैं हमारे, ये कहलाते हैं प्रीजुडिस या फिर पूर्वाग्रह। ये जो हम किसी के बारे में भी राय बना लेते हैं, एक तरह की राय बना लेते हैं, ये हमारे कहलाते हैं क्या, पूर्वाग्रह। तो हम क्या करेंगे, फिर उससे अलग तरह का बिहेव करेंगे, और उसको एक तरह से अपना जो सोसाइटी है हमारी, उससे हम उसको अलग थलग कर देंगे।
तो पूर्वाग्रह का मतलब क्या होता है, अगर हम इसको शब्दों में समझें तो पूर्वाग्रह का अर्थ है दूसरों को हीन व नकारात्मक रूप से आंकना। मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर हम उसके लिए कोई राय बना रहे हैं तो वो कोई अच्छी राय हम बना रहे हैं। ये जो राय बनती है ये एक तरह से नकारात्मक होती है, दूसरों को हम छोटा समझते हैं और एक गलत ये राय बन जाती है। तो अगर हमें लगता है कि जैसे कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है तो अन्य भाषाओं को हम इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। तो अगर हम अलग अन्य भाषाओं को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं तो हम उनको क्या कर रहे हैं, हम उनको नकारात्मक रूप से आंक रहे हैं, नेगेटिवली हम उन्हें एक तरह से देख रहे हैं। ऐसे ही हम लोगों के बारे में भी कर सकते हैं, ये तो भाषा की बात हुई। और ऐसे ही जब कोई हिंदी लैंग्वेज या फिर कोई और भाषा बोलेगा अंग्रेजी के अलावा तो हम सोचेंगे उसको अंग्रेजी नहीं आती और उसको क्या करेंगे, हम नकारात्मक रूप से आंकेंगे, ना कि उसकी कदर करेंगे कि भाई उसको और लैंग्वेजेस तो आती हैं। लेकिन हम ये कहेंगे, हम क्योंकि अंग्रेजी को अच्छा मानते हैं लेकिन उसको अंग्रेजी नहीं आती तो हम उसको एक तरह से क्या करेंगे, नकारात्मक रूप से आंक रहे हैं। तो यहाँ पर देखो वही चीज़ है कि जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते होंगे हम उन लोगों का सम्मान नहीं करेंगे। तो बात वही है, ऐसे ही हम और लोगों के लिए भी कर सकते हैं और चीज़ों के लिए भी कर सकते हैं। हमें बहुत सी बातों के बारे में पूर्वाग्रह हो सकता है, जैसे कि लैंग्वेज की बात करी थी अभी तो हमने, लेकिन हमें लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में पूर्वाग्रह हो सकता है, उनकी स्किन के कलर के बारे में हमें पूर्वाग्रह हो सकता है। जैसे कि मतलब जो सांवले रंग के लोग होते हैं उनको भी क्या कहते हैं, हम उनको नकारात्मक रूप से आंकते हैं, उनको हीन समझते हैं। ऐसे ही जिस क्षेत्र से वो आते हैं, कोई अगर किसी पर्टिकुलर क्षेत्र से आता है, जैसे कोई किसी चाइना के इंसान को देख ले, या फिर जैसे हमारे ही कंट्री में पहाड़ी जो इलाका है वो उनकी जैसे आंखें थोड़ी छोटी होती हैं, वो इधर आ जाते हैं तो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। तो उनका क्या होता है, वो एक तरह से हम उनको क्या कर रहे हैं, नकारात्मक रूप से आंक रहे हैं। वो हम किसी भी चीज़ को लेकर के इस तरह की राय बना सकते हैं। यही हमारा क्या कहलाता है, प्रीजुडिस कहलाता है, पूर्वाग्रह कहलाता है, जिससे कि हम लोगों के बारे में अलग तरह की राय बना लेते हैं। उनके बोलने के तरीके से भी हम राय बना सकते हैं, उनके कपड़े के पहनने के तरीके से भी हम राय बना सकते हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर के हम अपनी अलग तरह की राय बना लेते हैं, और ये सभी आते हैं हमारे किसके अंदर, पूर्वाग्रह के अंदर। बाकी हम इसको क्वेश्चंस के थ्रू भी और अच्छे से समझेंगे। इसके बाद नया टॉपिक है हमारा क्या, क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स, रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना। तो अगर आप लोग एक दो बार सीटेट का एग्जाम दे चुके होंगे, ये टॉपिक आपने सुना होगा। तो स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं, स्टीरियोटाइप्स होते हैं जो कुछ धारणाएं बनी हुई हैं और वो चलती आ रही हैं, वैसे ही किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में हम एक धारणा बना लेते हैं। अभी इसकी जो एग्जैक्ट जो डेफिनेशन है वो हम देखेंगे अभी। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि हम किसी लड़के को या लड़की को एक हम कह सकते हैं एक छवि में बांध देते हैं, एक इमेज में बांध देते हैं। तो जैसे कि हम लड़कियों को कहेंगे, ये सभी पॉइंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये लड़के और लड़की दोनों के लिए ही दिए हुए हैं। तो इसमें से पॉइंट्स अगर हम देखें, देखो लड़कों को क्या कहा जाता है, दे आर वेल बिहेव्ड, दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल, ये होता है लड़कियों के लिए। और दे आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग, ये बॉयज़ के लिए होता है। जनरली मैं स्टीरियोटाइप्स की बात कर रही हूँ, ये स्टीरियोटाइप्स के पॉइंट्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर जेंडर के लिए डिसाइड कर दिए गए हैं। तो दे आर नोटी, ये लड़कों के लिए होता है। दे आर गुड एट डांस एंड पेंटिंग, ये लड़कियों के लिए हम कहते हैं जनरली। दे डोंट क्राई, ये बॉयज़ को कहा जाता है कि आप रो नहीं सकते। दे आर राउडी, दे आर गुड एट स्पोर्ट, दे आर गुड एट कुकिंग, दे आर इमोशनल लड़कियों को कहा जाता है। तो मतलब ये सभी पॉइंट्स ऐसे हैं कि हमने एक तरह से इन छवि में बांध दिया है लड़के और लड़कियों को, हमने एक दायरा सेट कर दिया है कि लड़का जो है ये काम करेगा और लड़की जो है ये काम करेगी। तो ये हमारा क्या होता है, स्टीरियोटाइप के अंदर आता है। अभी इस टॉपिक को और समझेंगे आगे। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो डेफिनेशन है इसकी, व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज वी क्रिएट एज स्टीरियोटाइप, यानी जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं। अब जैसे जो लड़कियां हैं वो सभी लड़कियों को हमने एक ही छवि में बांध दिया, एक ग्रुप ऑफ पीपल को सभी को हम एक ही छवि में बांध देते हैं कि सभी लड़कियां घर का काम करेंगी, सभी लड़कियां घर का काम ही कर सकती हैं, सभी लड़कियां खेल से दूर रहेंगी और लड़कियां इमोशनल होंगी, जबकि ऐसा होता नहीं है। और उनके बारे में एक तरह से पक्की धारणा बना लेते हैं, तो उसे ही हम कहते हैं रूढ़िबद्ध धारणा। तो देखो पूर्वाग्रह और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ये आपको समझना है। पूर्वाग्रह क्या होता है, हम किसी के भी बारे में एक राय बना लेते हैं, और ये होता है जो हमने किसी को एक छवि में बांध दिया, एक किसी के बारे में धारणा बना ली, उसको हम कहेंगे रूढ़िबद्ध धारणा। तो हम सभी लड़कियों और लड़कों को समाज की मान्यताओं के अनुरूप एक छवि में बांध देते हैं। जो कि समाज की मान्यताएं हैं, वही जो पॉइंट्स अभी हमने देखे,
तो उनके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, लड़के और लड़कियों को समाज की मान्यता के अनुरूप एक छवि में बांध देते हैं। तो ये क्या कहलाता है हमारा, ये जेंडर स्टीरियोटाइप कहलाता है। जो इसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि जब ये जेंडर से जुड़ जाता है ना, तो ये हमारा जेंडर स्टीरियोटाइप के अंदर आ जाता है। तो जब लोग कहते हैं कि लोग किसी विशेष धर्म, जाति, लिंग और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंधित हैं, या फिर हम किसी को कहें कि ये तो कंजूस है, ये तो आलसी है, अपराधी है, ये मतलब क्रिमिनल है, या फिर ये तो डम है, गूंगा है, इस तरह के शब्दों का जब हम प्रयोग करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, रूढ़ियों का उपयोग कर रहे हैं। और इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे अलग अलग तरह से। अब ऐसा ही एग्जाम्पल अगर हम लें तो जो डिसेबल पर्सन होते हैं उनके साथ क्या होता है, उनको बहुत ज़्यादा ये चीज़ फेस करनी पड़ती है। अब देखो, जैसे मान लो किसी के पैर एक्सीडेंट में डैमेज हो गए और वो व्हील चेयर का प्रयोग कर रहा है वो इंसान, तो होगा क्या कि लोग समझेंगे कि इसके बाकी के जो बॉडी पार्ट्स हैं ना वो भी खराब हैं। जैसे कि भाई उसके और अंग तो काम कर रहे हैं, उसके हाथ काम कर रहे हैं, उसकी आंखें काम कर रही हैं, उसके अंदर और तो टैलेंट है, उसके अंदर दिमाग भी है। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग डिसेबल पर्सन को देख करके ये समझते हैं कि उसका एक ही अंग खराब नहीं है बल्कि उसकी पूरी बॉडी ही खराब है, उसको मतलब इसी नज़र से वो देखते हैं। तो ये यहाँ पर जो थोड़े कार्टून टाइप जो आपको इमेजेस दिख रही हैं वो कुछ इसी तरह की हैं, ये दर्शा रही हैं। देखो जैसे ये इसके पैर नहीं है तो इसको लोग क्या कहेंगे, इज़ हर माइंड ओके, क्या उसका दिमाग ठीक है, जबकि पैर ही तो खराब है उसके, बाकी तो सब सही है। लेकिन क्या करते हैं लोग, उसको एक तरह से उसको नेग्लेक्ट करते हैं, बाकी उसकी स्पेशलिटी को। ऐसे ही बाकी लोगों को देख लो, इसी तरह से मतलब कि उनको एक तरह से डिफरेंट नज़र से देखा जाता है, अलग नज़र से देखा जाता है बाकी नॉर्मल लोगों से। तो हिंदी में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो पहले इनको विकलांग कहा जाता था, लेकिन अभी कहा जाता है विशेष ज़रूरत वाले बच्चे, या फिर स्पेशल चाइल्ड हम कह देते हैं इंग्लिश में। तो इसमें क्या है कि तो लोगों ने एक तरह की इनके लिए राय बना ली है। तो ये पूर्वाग्रह से संबंधित चीज़ें हैं जो कि इसमें आपको दी गई हैं इस टॉपिक में। अब रूढ़िबद्ध धारणाओं के बारे में देख लेते हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं जो हैं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोकती हैं। जो रूढ़िबद्ध धारणाएं हमने देखी कि वो एक छवि में बांध देते हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप को। जैसे लड़कियों को हमने एक ग्रुप में बांध दिया कि वो तो घर का काम करेंगी, घर संभालेंगी वो, और उसके बिना वो कुछ नहीं करेंगी, इमोशनल होती हैं, मतलब कई सारी क्वालिटीज़ हमने उनके अंदर, मतलब पूरे ग्रुप को हम उसी नज़र से देखेंगे। अगर कोई लड़कियां किसी ऐसे फील्ड में जाना चाहेंगी जिसमें कि बॉयज़ ज़्यादातर रहते हैं, जैसे वो पायलट बनना चाहें या फिर कुछ और अपनी ख्वाहिश रखना चाहें, तो वो क्या होगी, वो अलग चीज़ जो उस व्यक्ति में होगी, उस लड़की में होगी, वो हमें देखने से रोकेगी। रूढ़िबद्ध धारणाएं जो होंगी, हमारे जो स्टीरियोटाइप्स जो बने हुए हैं, वो हमें एक प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती हैं। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं हैं जो दूसरों से अलग हैं। तो रूढ़िबद्ध धारणाएं जो हैं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के सांचे में जड़ देती हैं। इसके बारे में भी बात करी है। बहुत बड़ा ग्रुप जो होता है, पूरा का पूरा ग्रुप ही कह लो, तो इन धारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है। कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनको करने की काबिलियत शायद हमें हो। जैसे कुछ लड़कियां, जैसे मैंने बताया, अभी पायलट बनना चाहती हैं, लेकिन माना क्या जाता था पहले, अभी तो काफ़ी चेंज हो गया है हमारा सोसाइटी, लेकिन माना जाता था कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती। लेकिन अब जो लड़की ख्वाहिश लिए हुए है कि मुझे पायलट बनना है, वो क्या करेगी, वो एक तरह से अपनी इच्छाओं को दबा लेगी। तो पहले ऐसा ही होता था, अब तो लड़कियां आगे आती हैं और अपने सपनों को पूरा करती हैं। बहुत कुछ बदल गया है अभी, लेकिन बहुत जगह अभी भी ऐसा ही चलता आ रहा है। अब बात करेंगे इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन की। हम पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध धारणा अच्छे से पढ़ चुके हैं, और कोई डाउट रह गया हो तो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ पूरा हो जाएगा, और जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम करेंगे आपका डाउट सब क्लियर हो जाएगा उससे। असमानता और भेदभाव क्या है? देखो, भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अब ये दोनों चीज़ें हमने पढ़ ली। अब जो लोग इसको फेस करते हैं उनके साथ होता है क्या, भेदभाव। जब किसी के साथ बुरा और अलग व्यवहार किया जाता है उसे हम भेदभाव कहते हैं। मतलब कि सबकी तरह ट्रीट ना करके उसको अलग तरह से डिफरेंटली और बैडली ट्रीट किया जाता है, उसे कहा जाता है भेदभाव। और इसका एक कारण विविधता भी हो सकती है। हो सकता है वो किसी पर्टिकुलर धर्म से आता हो सकता है वो किसी पर्टिकुलर किसी क्षेत्र से आता हो, उसकी आर्थिक पृष्ठभूमि कमज़ोर हो, गरीब हो,
तो कई सारे रीज़न हो सकते हैं। सॉरी, आर्थिक पृष्ठभूमि तो आपका असमानता के अंदर आता है। विविधता जो हम बता रहे थे, विविधता तो आपके कल्चर से रिलेटेड होती है, वही जो धर्म की बात मैं कर रही हूँ, तो विविधता भी इसका एक कारण हो सकती है। तो भेदभाव के कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो देखो यहाँ पर हाईलाइट करके बताया हुआ, वही जो मैंने बोला था अभी। तो भेदभाव के कारण ये हो सकते हैं, जैसे कि वो किसी पर्टिकुलर धर्म से आ सकता है, या तो कोई वो ऐसी भाषा बोलता है जिसका सम्मान नहीं किया जाता। अब जैसे हमारी ही कंट्री में कहने को तो हिंदी भाषी देश है ये, ज़्यादातर मतलब लोग हिंदी भाषा बोलते हैं, ज़्यादा परसेंट हिंदी भाषियों का है। लेकिन अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती है और कोई हिंदी बोलता है तो उसको एक तरह से उसके साथ भी भेदभाव किया जाता है। कोई पर्टिकुलर क्षेत्र से आता है, रीजन से आता है, उसके साथ भेदभाव हो सकता है। और रिवाज या फिर जो प्रथाएं हैं, जैसे कि आदिवासी समूह होता है, उनकी रिवाज प्रथाएं नॉर्मल लोगों से, बाकी लोगों से अलग हैं, जो आम जनता है उनसे अलग हैं। तो वो क्या है, वो अपने कल्चर को बचाए रखना चाहते हैं, तो उसके कारण उनके साथ भेदभाव होता है। तो ये जो कस्टम और प्रैक्टिसेस जो हैं, ये भी भेदभाव का कारण हो सकती हैं। और एक कारण हो सकता है आर्थिक पृष्ठभूमि। अब नोट करा जाए ये पॉइंट कि आर्थिक पृष्ठभूमि जो है ये अंतर विविधता का नहीं बल्कि असमानता का रूप है, लेकिन भेदभाव इसके कारण भी होता है। तो ध्यान रखेंगे, विविधता जो है ये आर्थिक पृष्ठभूमि इसके अंदर नहीं आता है। तो आर्थिक असमानता क्या होती है? आर्थिक असमानता वो होती है जो लोग गरीब हैं और उनके पास भोजन, कपड़े और आश्रय की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी संसाधन नहीं है या फिर धन नहीं है। वे अस्पतालों, स्कूलों आदि में, कार्यालयों में भेदभाव का अनुभव करते हैं क्योंकि वे गरीब हैं। तो कुछ लोगों को दोनों प्रकार के भेदभाव का अनुभव हो सकता है। किस तरह से? जैसे कि एक तो वो गरीब हैं और दूसरा वो ऐसे समूहों से संबंधित हैं जिनके कल्चर को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। तो ऐसा एक समूह है आदिवासी समूह। वो गरीब तो होते ही हैं, साथ ही साथ उनका जो कल्चर है उसको सम्मान नहीं किया जाता। या फिर कुछ धार्मिक समूह ऐसे होते हैं और विशेष क्षेत्र भी ऐसे हो सकते हैं। तो अब देखो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं रूढ़िबद्ध धारणा का। रूढ़िबद्ध धारणा एक और क्या बनी हुई है कि जो मुस्लिम है, मुस्लिम धर्म में लड़कियों को पढ़ाते नहीं हैं, लेकिन उनके यहाँ पर लड़कियों को ना पढ़ाने का रीज़न दूसरा है, वो रीज़न है गरीबी। लेकिन रूढ़िबद्ध धारणा क्या बनी हुई है कि मुस्लिम धर्म में लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं, तो ये धर्म से रिलेटेड होगी। तो यानी कि विविधता का इसका एक कारण हो गई रूढ़िबद्ध धारणा का। तो अब देख लेते हैं जो लोग इस भेदभाव का सामना करते हैं वो कैसे इसको फेस करते हैं, उनके साथ क्या होता है। तो देखो लोग तरह तरह के काम में लगे हुए हैं, जैसे टीचिंग करते हैं, बढ़ईगिरी करते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, बुनाई करते हैं, खेती, सफाई, कचरा उठाना, मतलब बहुत सारे काम हैं। सभी लोग काम करेंगे तभी तो सारे काम होंगे। तो अलग अलग तरह के काम अलग अलग तरह के लोग करते हैं। लेकिन कुछ जो काम है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण समझे जाते हैं और कुछ काम कम महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। और इसका एक कारण जाति व्यवस्था भी है। तो जाति व्यवस्था इसका एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो जाति व्यवस्था में क्या है, लोगों के समूह को एक सीढ़ी के रूप में रखा गया है, एक तरह की सीढ़ी के रूप में रखा गया है, जिसमें कि हम देखें तो एक जाति दूसरी के ऊपर या नीचे थी, पहले की बात हो रही है। हालांकि अभी कास्ट सिस्टम काफ़ी कम हो गया है, लेकिन बहुत जगह अभी भी है। लेकिन पहले की बात हो रही है, ये बहुत ज़्यादा था पहले कास्ट सिस्टम। तो सीढ़ी की तरह अगर हम देखें इसको, तो जो सबसे नीचे वाली जो तबके के लोग हैं उनको निम्न वर्ग में रखा जाता था, निम्न जाति के लोग वो कहलाते थे। और जो ऊपर वाले तबके के लोग थे वो कहलाते थे क्या, उच्च जाति अपने आप को कहते थे वो। तो इस तरह से था पहले कास्ट सिस्टम। तो कास्ट सिस्टम में ऊंची जाति वाले जो लोग होते थे वो अपने आप को उत्कृष्ट कहते थे, यानी कि सुपीरियर कहते थे। लेकिन लोअर कास्ट वाले लोगों को क्या कहते थे, वो अनटचेबल्स कहते थे, यानी अछूत, इनको छुआ नहीं जा सकता, छुएंगे तो अपवित्र हो जाएंगे, ऐसा माना जाता था पहले। तो इनमें कौन से लोग शामिल थे? तो इनमें दलित वर्ग के लोग ज़्यादातर शामिल थे। दलित वे शब्द है जो नीचे कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में अब इस्तेमाल करते हैं। पहले क्या था, इनको अछूत कहा जाता था। तो इन्होंने ये शब्द अछूत के स्थान पर ज़्यादा पसंद किया, क्योंकि दलित का मतलब होता है जिन्हें दबाया गया या कुचला गया, और इनके साथ यही हुआ था। तो सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। इसको क्या कहते हैं, एससी वर्ग, जो आपने देखा होगा, शॉर्ट में हम इसको एससी कहते हैं, शेड्यूल कास्ट कहते हैं। तो सरकार के अकॉर्डिंग है ये कास्ट का ये वाला नाम। जाति प्रथा के नियम कैसे थे? देखो जाति प्रथा के जो नियम थे ना वो एकदम निश्चित थे। इन अछूतों को, मतलब जो कहा जाता था इनको अनटचेबल्स, इनको जो काम दिया गया है उसके अलावा कोई और काम करने की इजाज़त नहीं थी।
इनको कहा जाता था कि तुम्हारा सफाई का काम है तो तुम्हें सफाई ही करनी पड़ेगी। जैसे कुछ समूहों को कचरा उठाने या फिर मरे हुए जानवरों को गांव से हटाने की इजाज़त थी, उसके अलावा और कोई काम वो नहीं कर सकते थे। और ये हर वंश में ये परंपरा चलती रहती थी। मजबूरन इनको ये काम करना पड़ता था, चाहे कोई ना करना चाहे। इनको भेदभाव और बहुत तरह से सहना पड़ता था, जैसे कि ऊंची जाति के लोगों के घर में घुसने, गांव के कुएं से पानी लेने और यहाँ तक मंदिर में घुसने की भी इन्हें इजाज़त नहीं थी। उनके बच्चे दूसरी जाति के बच्चों के साथ स्कूल में बैठ भी नहीं सकते थे। तो कुछ इस तरह का सीन होता था। इनको अलग बिठाया जाता था क्लास के बिल्कुल पीछे, जहाँ से इनको कुछ दिखता भी नहीं था। तो इस चीज़ को लेकर के भीमराव अंबेडकर ने बहुत काम किया, बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़ी। तो ये भारतीय संविधान के पिता कहे जाते हैं, दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी और दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए कई प्रयास किए थे। तो इसीलिए आजकल दलित वर्ग के लोग इन्हें बहुत पूजते हैं, क्योंकि उनको वो जो सम्मान दिला गए वो शायद कोई और नहीं कर सकता था। तो अंबेडकर जो है अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। तो इनकी जाति थी महार, जो कि उस वक्त अनटचेबल मानी जाती थी। और उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। दलितों से इन्होंने अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वो जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाएं। जीवन में आगे चलकर फिर इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया, बौद्ध धर्म को अपना लिया, क्योंकि बौद्ध धर्म सभी को इक्वल देखता है, एक ही नज़र से देखता है और समानता उसमें दिखी इनको बौद्ध धर्म में। तो इसलिए इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो इन्हें जो फर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसका अनुभव इन्हें हुआ 9 साल के जब वे थे 1901 में। तो महाराष्ट्र में कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ ये पिता से मिलने गए थे। तो इस पर एक स्टोरी है, बुक में दी हुई है। मैंने स्टोरी तो नहीं लिखी पर मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। तो जब ये स्टेशन पर थे वहाँ पर, तो गाड़ी इनको लेने आई नहीं, तो ये वहाँ पर वेट करने लगे। तो वहाँ पर जो था स्टेशन मास्टर, तो जब इनका उसने ड्रेसिंग सेंस देखा, जब तो वो इनसे इम्प्रेस हो गया और बहुत अच्छे से बात कर रहा था। लेकिन जैसे ही इनकी जाति का उसको पता चला, उसका बिहेवियर बिल्कुल बदल गया। और तब इन्होंने देखा कि किस तरह से हमारी जाति के लोगों के साथ भेदभाव होता है। तो जाति पर आधारित भेदभाव न केवल दलितों को कई गतिविधियों से वंचित करता है, बल्कि उन्हें आदर और सम्मान नहीं मिलने देता जो कि दूसरों को मिलता है। तो एक तो देखो ये गतिविधियां नहीं कर पाते हैं जो करना चाहते हैं, इसके अलावा जो इनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है उसको ठेस पहुंचती है। तो देखो जब हमने आज़ादी के लिए संघर्ष तो किया ही, उसके साथ साथ हमने समानता के लिए भी संघर्ष किया। अब हम देखते हैं समानता के लिए संघर्ष किस तरह से किया लोगों ने। तो इसके लिए संघर्ष किया मेन 4 वर्ग के लोगों ने, जो कि थे दलित, विमेन, ट्राइबल्स और पीजेंट्स यानी किसान। तो ये सभी 4 लोगों को सबसे ज़्यादा असमानता का अनुभव होता था, गैर बराबरी इनको मिलती थी, जिसके खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी। तो किसने क्या लड़ाई लड़ी? देखो दलितों ने मंदिर में प्रवेश के पाने के लिए लड़ाई लड़ी। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है वैसे उन्हें भी मिले, क्योंकि पहले महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था। और किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा पाने के लिए संघर्ष किया। सॉरी, दलित नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा ट्राइबल्स, जो आदिवासी समूह है। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, आदिवासी समूह। तो 1947 में जब भारत एक राष्ट्र बना, तो देखो बहुत सारी चुनौतियां थी उस वक्त। तो हमारे नेता समाज में जो व्याप्त कई तरह की असमानताएं थी, इसके बारे में चिंतित थे। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा असमानताएं थी उस वक्त और ये चिंता का विषय था। तो सभी व्यक्तियों की इस समानता को एक महत्वपूर्ण मूल्य के रूप में देखा जाता है, जो हम सभी को भारतीयों के रूप में एकजुट करता है। तो सभी को समान अधिकार और अवसर मिले और कई सारे ऐसे कानून बनाए गए जिससे कि सभी लोगों को इक्वल रखा जाए। तो इसमें एक तो कानून यही बना कि अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया गया। तो आर्टिकल 17 के अंदर ये काम किया गया। तो अभी अगर आप किसी को जाति के आधार पर अगर गाली देते हैं या किसी को अपशब्द कहते हैं या फिर किसी के साथ छुआछूत का बिहेवियर करते हैं, तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो ये एक अपराध के रूप में जाना जाता है। तो उसके बाद से काफ़ी बदलाव आया है। तो अभी समाज में उनको काफ़ी रिस्पेक्ट मिलने लगी है दलित वर्ग को। तो लोग उस तरह के काम को चुनने के लिए स्वतंत्र हैं जो वे करना चाहते हैं। जैसे कि पहले बाध्य किया जाता था कि आप सिर्फ सफाई का काम करेंगे। सरकारी नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हैं, कोई भी उसमें अप्लाई कर सकता है। संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली थी कि वो गरीबों
और मुख्य धारा से जो अलग थलग पड़ गए समुदाय हैं उनको इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए। मतलब कि जो पीछे रह गए हैं समूह उनको इक्वल करने के लिए सरकार भी अपनी तरफ से प्रयास करे। इसके बारे में हम और डिटेल में आगे चैप्टर्स में पढ़ते जाएंगे, अभी बेसिक जानकारी यहाँ पर ले रहे हैं। तो समानता सुनिश्चित करने में विविधता का सम्मान एक महत्वपूर्ण तत्व था। मतलब कि जो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट किया जाए, जैसे वो किसी पर्टिकुलर धर्म से संबंधित है उसके धर्म को सम्मान दिया जाए। इसीलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश बन गया। वो ना तो किसी धर्म को विशेष कोई छूट देगा और ना ही किसी पर कोई पाबंदी लगाएगा। तो इसीलिए भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है। ये आदर्श हमारे संविधान में निहित हैं, लेकिन असमानताएं आज भी मौजूद हैं। संविधान में तो लिखने को कुछ भी लिख दो, लेकिन वो कानून की नज़र में है। वो कोई बड़ा अपराध करेगा कोई तो उसको सब सजा मिलेगी, लेकिन असमानताएं फिर भी हैं। असमानताएं हमारे सोसाइटी से पूरी तरह खत्म होने में बहुत सालों लग जाते हैं, सदियां बीत जाती हैं। तो समानता एक ऐसा मूल्य है जिसके लिए हमें प्रयास करते रहना है, ना कि कुछ ऐसा जो अपने आप हो जाएगा। तो हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहना चाहिए। तो ये है संविधान निर्माता समिति जो थी उस वक्त। ये है भारत का संविधान, प्रियम्बल का ये मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है यहाँ पर, आप चाहें तो देख लें। इसके जो शब्द हैं इनके बारे में कभी कभी पूछ लिया जाता है, जो मुख्य शब्द हैं इसके कभी ये पूछ लिया जाता है कौन सा शब्द इसमें नहीं है, फिर कौन से शब्द बाद में जोड़े गए थे, कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि मुझे थोड़ा सा मेहनत का मेरा फल मिल जाए, और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सीटेट का रिजल्ट कभी भी आता होगा तो तैयारी अपनी कर दें शुरू, अगर आपका क्लियर नहीं है या फिर आप नए हैं, तैयारी करना शुरू किया है अभी तो। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। फीडबैक देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे पता चलेगा कि आपको कैसी लग रही हैं वीडियोज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग, स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कमेंट करना ना भूलें कि वीडियो आपको कैसा लगा, और पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें।